रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धर्म नाम का एक बहुत ही अमीर सेठ अपनी बीवी कल्पना के साथ काशीपुर में रहता था। एक गंभीर बीमारी के चलते उसकी बीवी की मौत हो गई थी। उसकी बेटी प्रियंका बहुत ही जिद्दी और खर्चीली थी, जिसे अपने पापा के पैसे उड़ाने का बहुत शौक था। उसे शिव नाम के एक मिडिल क्लास फैमिली में रहने वाले लड़के से प्यार हो गया था, जो कि अपने परिवार की पारिवारिक स्थिति को सुधारने के लिए पार्ट टाइम एक डिस्पेंसरी में काम करता था। एक दिन दोनों कैफे में मिलते हैं। शिव, मैं तुम्हें अपने पापा से मिलवाना चाहती हूँ। पर किस लिए? अरे और किस लिए? अपनी शादी की बात करने के लिए यार। लेकिन प्रियंका, अभी इतनी जल्दी भी क्या है? जल्दी है इसीलिए तो बोल रही हूँ। तुम क्या चाहते हो कि वो मुझे किसी और के साथ ब्याह दे? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा यार, मैं कल ही जाकर तुम्हारे पापा से मिल लेता हूँ। शिव अगले दिन अकेला जाकर प्रियंका के पिता धर्म से मिलता है। प्रियंका के पिता शिव को उनके घर से धक्के मारकर निकाल देते हैं। फिर अगले दिन वो दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। शिव, अब हम दोनों का क्या होगा? मुझे बहुत चिंता हो रही है। अरे मुझे खुद ही नहीं पता यार, तुम्हारे पापा मुझे कभी पसंद करेंगे भी या नहीं। मुझे लगता है कि हमें भागकर शादी कर लेनी चाहिए। क्या? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? हाँ शिव, मैं बिल्कुल सोच समझकर बोल रही हूँ। तुम मुझसे प्यार करते हो ना, बस फिर तैयार रहो। और हाँ, अगर तुमने अब इस रिश्ते से अपने कदम पीछे किए ना, तो मैं अपनी जान दे दूंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। शिव प्रियंका किसी को भी बिना बताए कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। शादी के बाद जैसे ही प्रियंका अपने ससुराल पहुंचती है, तो वो शिव के छोटे से घर को देखकर बुरा सा मुंह बना लेती है। कुछ वक्त यूं ही बीत जाता है। प्रियंका किसी तरह खुद को घर के माहौल में ढालने की बहुत कोशिश करती है, पर हमेशा से ऐशो आराम में पली बड़ी होने के कारण उसके लिए यह सब कुछ करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो वो आए दिन नई नई चीजों की डिमांड करने लगती है, जिसे देखकर उसकी सास अमिता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कंजूस किस्म की थी। ऐसे ही एक दिन, मम्मी जी, आजकल गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और मुझसे ना इस पंखे की हवा में गुजारा नहीं होता। क्यों ना हम घर में एसी लगवा लें? कोई जरूरत नहीं है एसी की। रात को छत पर खाट लगाकर सो जाना। भगवान का एसी क्या मस्त चलता है। मम्मी जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको पता भी है वहाँ कितने मच्छर होते हैं? अरे 2-4 मच्छर काट भी लेंगे तो कौन सा तेरा खून कम हो जाएगा। कितना पुण्य मिलेगा तुझे। कभी नहीं। मुझे एसी घर में चाहिए तो मतलब चाहिए, बस। अरे बहू, तो मेरी बात ध्यान से सुन ले। एसी नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा, और ज्यादा बोलेगी ना तो तेरे कमरे का पंखा भी उतरवा लूंगी। फिर हाथ से डुलाना बेना। हाँ। अमिता अपनी बहू को खूब खरी खोटी सुनाती है और वहाँ से चली जाती है। तो वहीं प्रियंका का भी पारा हाई हो जाता है और वो गुस्से में मुंह फुलाकर कमरे में बैठ जाती है। जब शाम को शिव घर आता है तब, अरे जानू, क्या हुआ? क्या बात है? ये गुस्से से मुंह क्यों फुला रखा है तुमने? ये बात तुम अपनी माँ से क्यों नहीं पूछ लेते जाकर? वही बता देंगी अच्छे से। अरे माँ से क्या पूछूं? तुम ही बता दो ना। मुझे ना इस कमरे में एसी चाहिए, प्लीज। मुझसे इस गर्मी में ना रहा नहीं जाता। बस इतनी सी बात, कल ही लगवा दूंगा। और बोलिए मालकिन, कुछ और सेवा हो तो? किसी तरह शिव घर खर्च को मैनेज करके प्रियंका की सारी जिद पूरी कर घर में एसी लगवा देता है। ऐसे ही वो कभी वॉशिंग मशीन तो कभी वैक्यूम क्लीनर जैसी डिमांड्स करने लगती है। उसकी सास को इन सब चीजों पर की गई फिजूल खर्ची को लेकर बहुत परेशानी होती है और अपने बेटे और बहू को सबक सिखाने के लिए वो एक उपाय सोचती है और सीढ़ियों से गिरने का झूठा नाटक करती है। अरे माँ मर गई। मेरा सर। हाय, कोई मदद करो मेरी। प्रियंका, शिव, हाय
कोई तो सुनो, अरे मर गई। शिव और प्रियंका अपनी माँ को इस हालत में देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। प्रियंका को अपनी सास की ऐसी हालत देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है और इसी वजह से वो अपनी फिजूल खर्ची की आदत को धीरे धीरे छोड़ देती है। वक्त बीतता जाता है। प्रियंका अपने घर के साथ अपने कुछ पैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने लगती है। अमिता अपने प्लान में कामयाब होने लगती है। एक दिन उसकी दोस्त शालिनी उसका हाल चाल पूछने उसके घर आती है। अरे अमिता, मैंने सुना है तेरी तबीयत खराब रहती है। नहीं, बस ये तो मेरा प्लान था ताकि मैं अपनी बहू को सबक सिखा सकूं। मम्मी जी, आपको एक बार भी शर्म नहीं आई ऐसा कुछ करते हुए? अमिता उसकी बात सुनकर अचानक से गिर जाती है। प्रियंका उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहां डॉक्टर उसके कुछ टेस्ट करते हैं। डॉक्टर के बाहर आते ही वे दोनों उनसे बात करने के लिए उनके कैबिन में जाते हैं। देखिए, आपकी माँ को ब्रेन ट्यूमर है। क्या? जी हाँ, और ये ब्रेन ट्यूमर इन्हें आज से नहीं बल्कि पिछले 3 महीनों से है। इनके जैसी केयरलेस पेशेंट मैंने आज तक नहीं देखी। इतने लंबे समय से ऑपरेशन को नजरअंदाज किए जा रही हैं। डॉक्टर, कितने पैसे लगेंगे माँ के इलाज में? ऑपरेशन के लिए पूरे 5 लाख रुपए लगेंगे, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है। पेशेंट के बचने के सिर्फ और सिर्फ 10% ही चांस हैं। यह बात बोलकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। शिव और प्रियंका डॉक्टर की बात सुनकर बहुत परेशान हो जाते हैं और अमिता से मिलने जाते हैं। माँ, आप ये बात जानती थी और फिर भी हम लोगों से छुपाती रही, पर क्यों? बेटा, अब इस उम्र में मैं जीकर करूंगी भी क्या? क्यों मेरे ऑपरेशन पर इतना खर्च करना? ऑपरेशन की कामयाबी होने के चांसेस भी 10% है। माँ जी, इतनी भी कंजूसी क्या ही करनी थी आपको? देखा, आज आपकी जिंदगी कहां से कहां पहुंच गई। इस ऑपरेशन के बाद चांस चाहे 10% ही क्यों ना हो, लेकिन हम अब अपने कदम पीछे नहीं लेंगे और आपको ऑपरेशन करवाना ही होगा। पर कैसे प्रियंका? माँ के इलाज में तो पूरे 5 लाख रुपए लगेंगे, कहाँ से लाएंगे हम? मैंने जिन पैसों से शेयर मार्केट में शेयर खरीदे थे, अब उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई है। हम उन्हीं पैसों को यूज कर माँ जी का इलाज करवाएंगे। इस तरह प्रियंका अपने शेयर मार्केट के पैसों से अपनी सास का इलाज करा लेती है, जिसके कारण उसकी कंजूस सास को समझ आ जाता है कि किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती, फिर चाहे वो खर्चा हो या बचत। जिंदगी में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। आकांक्षा एक बहुत ही गुणी और समझदार लड़की थी। वो अपनी पढ़ाई पूरी कर एक अच्छी डेंटिस्ट बन चुकी थी। पूरे शहर में उसका खूब नाम था। उसकी शादी शिव नाम के लड़के से हो जाती है, जो कि पेशे से एक सिविल इंजीनियर था और अपने काम के सिलसिले में बहुत बिजी रहा करता था। उसकी सास नूतन अपनी बहू की तरक्की देख बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो अक्सर ही अपनी बहू को कोसती रहती थी। ऐसे ही एक दिन आकांक्षा अपने क्लिनिक जा रही होती है। अरे रुक जा, कहाँ जा रही है? अरे कितनी बार समझाया है ना कि घर की सेवा कर, सास की सेवा पर ध्यान लगाया कर। मम्मी जी, बात कमाई की नहीं पैशन की है। मुझे अपना काम बहुत पसंद है, इसलिए करती हूँ। और आप मुझे एक ही बात कितनी बार बोलेंगे? बहुत ज्यादा जुबान चलती है तेरी। हाँ, अगर मेरा बेटा कमा रहा है तो तुझे क्या ही जरूरत है जाने की? मम्मी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे क्लिनिक के लिए लेट हो रहा है। आए हाय, आई बड़ी लेट वाली। तुझे मैं मना कर रही हूँ ना, और ऊपर से कहती है कि देर हो रही है। काम के मामले में मैं किसी की नहीं सुनती, सॉरी। आकांक्षा वहाँ से चली जाती है और अपने काम में लग जाती है। वक्त बीतता जाता है। नूतन को मीठा खाना बहुत ज्यादा पसंद था,
जिसके चलते उसके दांतों में कीड़े लग जाते हैं और उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। शाम को जब आकांक्षा क्लिनिक से घर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी सास गाल पर हाथ रखे रोई जा रही है। वो उनके पास जाती है और बोलती है, क्या हुआ मम्मी जी आपको? आप रो क्यों रही हैं? और ये गाल पर ऐसे हाथ क्यों रखा है? हाँ, अरे तू हट जा, तूने ही बद्दुआ दी होगी। जब भी मेरा ये हाल हो गया है। आए दिखाइए मुझे एक बार, देखो तो जरा क्या हुआ है। अरे नास पीटी, तुझे देखने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे क्या लगता है काली तू ही पूरी दुनिया में दांत ठीक कर सकती है? अरे हट पीछे। अरे बाबा, एक बार देखने तो दीजिए, मैं अभी इलाज बता दूंगी और आप ठीक हो जाएंगी। उसकी सास गर्म पानी से कुल्ला कर लेती है, जिसकी वजह से उसे थोड़ी देर के लिए दर्द से राहत मिलती है। शाम को जब शिव घर आता है तो वो अपनी माँ को अपनी बीवी से ट्रीटमेंट करवाने की रिक्वेस्ट करता है, पर वो नहीं मानती। मजबूरन उसे किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाने ले जाना पड़ता है। डॉक्टर उसे कई तरह की महंगी दवाइयाँ देते हैं और दोबारा आने को भी कहते हैं। घर जाकर उसका बेटा सारी रिपोर्ट अपनी बीवी को दिखाता है। उसे देखते ही वो बोल पड़ती है, अरे इस रिपोर्ट में तो साफ साफ लिखा है कि आपको कुछ नहीं हुआ है, बस आपके दांतों में कैविटी है और ये दवाइयाँ तो सूजन की है, आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे बस कर बस, अब तू अपनी डॉक्टरनी मत झाड़ यहाँ पे। शिव, आप इनको समझाइए कि मैं इनका भला चाहती हूँ। अरे मम्मी को जो भी सही लगता है वही करने दो उनको। वो नहीं चाहती कि तुम उनको देखो, तो क्यों उनके पीछे पीछे तुम? शाबाश मेरे बच्चे, आज तूने साबित कर दिया कि तू मेरा ही बेटा है। हाँ। साबित कर दिया मतलब? मैं आपका बेटा ही तो हूँ। पक्का हूँ ना? गोद तो नहीं लिया ना आपने कहीं मुझे? अरे उन्होंने ऐसे ही बोला है मजाक में, आप समझते नहीं हो। अब जाओ सो जाओ, कल तुम्हें ड्यूटी पर भी जाना है ना? हाँ हाँ जा रहा हूँ। वैसे भी तुम सास बहू के झगड़ों में किसको पड़ना है, चालू रखो तुम दोनों। सभी लोग सोने चले जाते हैं, लेकिन आकांक्षा उन रिपोर्ट और दवाइयों के बारे में सोचती ही रहती है। उसे उस डॉक्टर पर शक होने लगता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और उसकी सास के दांतों का दर्द दिन पर दिन बढ़ता ही जाता है। वो तुरंत ही उसे डॉक्टर के पास ले जाती है, जो कि उसे बहुत सी महंगी और नई दवाइयाँ देती है। पर पिछली बार की तरह इस बार कोई दवाई असर नहीं करती, उल्टा उनका रिएक्शन होने लगता है। थोड़े दिन बाद फिर से वो डॉक्टर के पास जाती है और उसे बहुत बुरी तरह से धमकाती है। अरे डॉक्टर साहब, ये कैसी दवाइयाँ दी है आपने? मेरे दर्द को अब भी कोई आराम नहीं हुआ है और मेरी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती ही जा रही है। देखिए आप शांत हो जाइए, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस था इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। असल में आपके सारे दांत खराब हो चुके हैं और अब हमें आपके सारे दांत निकालने पड़ेंगे। क्या दांत उखाड़ने पड़ेंगे? ए भगवान, ये क्या कह रहे हो आप? डॉक्टर साहब, इतनी दवाई खिलाई और अब कह रहे हो दांत निकालना पड़ेगा। अरे बाबा, मैं खाऊंगी कैसे? देखिए निकालने तो पड़ेंगे ही, क्योंकि आपको दवाइयों से तो दिक्कत हो रही है और आपकी तबीयत भी बिगड़ रही है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं दवाइयाँ खा लूंगी, पर आप मेरे दांत मत निकालना। जी तो फिर चुपचाप दवाई खाती रहिए, आपको जल्दी आराम आ जाएगा। डॉक्टर अपनी चालाकी से नूतन को अपनी बातों में फंसा लेता है, जिसके कारण वो महंगी दवाइयाँ फिर से घर ले जाती है, जिन्हें देखकर आकांक्षा को सारी बात समझ आ जाती है और वो उस डॉक्टर से निपटने के लिए एक तरकीब सोचती है। अगले ही दिन वो अपनी सास को उस डॉक्टर के पास जबरदस्ती ले जाती है और उसके सारे टेस्ट दोबारा करवाकर उस डॉक्टर के पास जाती है।
वो अपने सवालों और सूझबूझ से उस डॉक्टर की सारी चालाकी अपनी सास के सामने ले आती है। जी देखिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मालूम नहीं था कि आपकी बहू एक डेंटिस्ट है, वरना तो मैं आपका इलाज मुफ्त में ही कर देता। ये नौटंकी अब ना आप पुलिस के आगे करना, लोगों का फायदा उठाते हो। अरे शर्म नहीं आती? ऐसे डेंटिस्ट हमारी समाज पर धब्बा है, इन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए। देखिए, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए, अब से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। अरे ओ नास पीटे डॉक्टर, अब जेल जाकर ही रहेगा तू। तेरी वजह से मेरा दर्द इतना बढ़ गया है। मैंने तुझ पे कितना भरोसा किया, इतना कि अपनी बहू को नहीं दिखाए अपने दांत। इतने पैसे लगे मेरे, और तू तो मेरे दांत भी निकालने वाला था। अब तो तू जेल जाएगा। हाँ। आकांक्षा पुलिस को बुला उस डॉक्टर को जेल भिजवा देती है। वहीं उसकी सास का इलाज कर उसके दांत बिल्कुल ठीक कर देती है। उसकी सास को एहसास होता है कि उसने अपनी बहू पर भरोसा न कर कितनी बड़ी गलती की। फिर वो उससे माफी मांगकर उसके डेंटिस्ट होने पर गर्व महसूस करने लगती है। अब घर में सब सही हो जाता है और आकांक्षा का परिवार उसे सराखों पर रख खुशी खुशी एक साथ रहने लग जाता है। अनीशा एक बहुत ही प्यारी और संस्कारी लड़की थी। उसके परिवार में उसकी माँ शांता और पिता मोहन थे। अनीशा की शादी दीपक नाम के लड़के से हो जाती है, जो कि एक बिजनेसमैन था। क्योंकि वो सभी कामों में निपुण थी, इसीलिए उसकी सास राधा उसे बहुत प्यार करती थी। उसकी ननद पूजा अमेरिका में पढ़ाई करती थी। अनीशा सभी की हर जरूरतों का बहुत ख्याल रखती थी। ऐसे ही एक दिन, माँ जी, आपकी पूजा की थाली तैयार है, जल्दी से मंदिर हो आइए। जुग जुग जिए बहू तू, तुझे किसी की नजर ना लगे। अरे माँ जी, आप मुझे इतना प्यार करती है, किसी की नजर नहीं लगेगी मुझे। अरे माँ जी, मैं तो बताना ही भूल गई, पूजा दीदी का अमेरिका से कॉल आया था, वो घर वापस आ रही हैं। अरे वाह बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। राधा मंदिर चली जाती है और अनीशा घर के कामों में लग जाती है। वो अपनी ननद के आने की सारी तैयारी कर लेती है। 2 दिन बाद हाई शॉर्ट ड्रेस पहने, आंखों पर बड़े बड़े सनग्लासेस लगाए, पूजा टैक्सी से अपने घर के सामने उतरती है। राधा हाथों में पूजा की थाली लिए उसके स्वागत में खड़ी होती है। अरे कितने दिनों बाद देख रही हूँ अपनी लाडो को। कैसी है मेरी पूजा? मॉम प्लीज, क्या है ये सब ड्रामा? प्लीज डोंट कॉल मी पूजा, कॉल मी पू। अरे ये कोई नाम है? हाँ नहीं तो। अरे माँ जी, फॉरेन में सबके नाम ऐसे ही होते हैं, आप दीदी के नाम का मजाक मत बनाइए। ओह थैंक यू बाबा, टेक अ चिल, मैं बहुत थक गई हूँ, रेस्ट करूँ अब। कुछ दिन तक सब ठीक चलता रहता है। पूजा अपने घर में बड़े ही ठाट बाट से रहने लगती है। ऐसे ही एक दिन सब खाना खा रहे होते हैं। सभी उसके फॉरेन कल्चर के चलते उसकी छोटी छोटी बातें सुनते रहते थे और उसकी तुलना अनीशा से करते थे। वो धीरे धीरे अपनी भाभी से चिढ़ना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन अपनी भाभी के साथ शॉपिंग पर जाने के लिए रेडी होती है। Oh baby, I'm ready. Let's go. दीदी, आप ये ड्रेस पहनकर जाएंगी बाहर? ओह ममाई, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। मैं मिनी स्कर्ट पहनूं या कुछ भी, या ट्रैवल में घूमूं, आपका उससे क्या? मैंने तो बस इसीलिए कहा था कि अगर लोग आपको ऐसे कपड़ों में देखेंगे ना तो बहुत बातें बनाएंगे। ओह माय गॉड, सारा दिन गवारों की ये अजीब सी इंडियन कपड़े पहने रखती हो। मैं तो ऐसे कैरी नहीं कर सकती। नो नेवर। माफ कर देना दीदी। तभी वहाँ राधा आ जाती है और सारी बात सुन लेती है और पूजा को एक जोरदार तमाचा लगा देती है।
अरे तुझे बाहर पढ़ने के लिए भेजा था ताकि तुझमें संस्कार और गुण आए, पर तू तो बदतमीजी लेके आई है वहाँ से। हाँ मॉम, व्हाई आर यू हिट मी? अरे बकवास बंद कर, तू सब जगह थू थू करवाएगी। अरे तेरी भाभी जो भी कह रही है सब सही कह रही है। ये कैसे बच्चों जैसे कपड़े पहन रखे, कटे फिटे, हे भगवान। जाकर बदल इस लिबास को। पूजा गुस्से से तिलमिलाती हुई वहाँ से चली जाती है। अपनी इस बेइज्जती के बाद उसके मन में नफरत की ज्वाला फूट पड़ती है और वो सबकी नजरों में अपनी भाभी को घर से बाहर निकलवाने की ठान लेती है। ऐसे ही एक दिन जब अनीशा नहा रही होती है, तब पूजा उसकी अलमारी से उसकी कुछ तस्वीरें चुपके से लेकर चली जाती है। पूजा अपनी भाभी को चरित्रहीन साबित करने के लिए उसकी शॉर्ट ड्रेस में फोटो बनवाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। पूरे मोहल्ले में ये बात आग की तरह फैल जाती है। आसपास के सभी लोग अनीशा के बारे में तरह तरह की बातें करने लगते हैं। कुछ औरतें हाथों में काले रंग की भरी बाल्टी लेकर अनीशा के घर पहुंचती हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। शोर की आवाज सुनकर सभी लोग बाहर आते हैं। अरे यो कलमुई, कहाँ है? बाहर निकल। अरे बहन जी, क्या हुआ है? कौन है आप और यहाँ क्या कर रही हैं? आप तो ऐसे अनजान बने रही हो जैसे आपको तो कुछ पता ही नहीं है आपके घर में क्या हो रहा है। ये देखो अपनी बहू का कारनामा, कैसे कैसे फोटो डालती है सोशल मीडिया पर, शर्म नहीं आती? अरे ओ बेशरम बेहया, जरा भी शर्म नहीं आई तुझे? हमारे खानदान की इज्जत की धज्जियां उड़ाते हुए। हे भगवान, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तू ऐसा करेगी। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। ओहो, अब पता चलेगा भाभी तुम्हें पूजा से पंगा लेती थी ना। अब सबक मिल जाएगा आपको। अरे ये देख, हाय रे मेरी फूटी किस्मत, तू तो चरित्रहीन है, मुझे पता ही नहीं था। हे भगवान। नहीं नहीं माँ जी, ये मैं नहीं हूँ, ये फोटो नकली है, ये फोटो मेरी नहीं है, मेरा यकीन करो। वो ये बाबे मुझे लेक्चर देते थे, ज्ञान देते थे, और खुद ये सब करना में आपको शर्म नहीं आए? मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज प्लीज पूजा दीदी, माँ जी, मेरा यकीन कीजिए, ये फोटो मेरा नहीं है, सच में। वक्त बीतता जाता है। राधा अपने घर की इज्जत को इस तरह बदनाम होता देख सह नहीं पाती। ऐसे ही एक दिन उसके दिल में बहुत तेज दर्द होता है। अरे पूजा बेटा, संभाल मुझे। मॉम, what happened to you? What happened? बेटा, पूजा, मैं आपको कुछ नहीं होने देंगी। पूजा जल्दी से अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल जाती है, जहाँ डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और बताते हैं जी उनको किसी बात से गहरा सदमा लगा है, जिसकी वजह से उनको हार्ट अटैक आया है। अभी वो काफी सीरियस है, हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। सिचुएशन इज वेरी क्रिटिकल। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर पूजा को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। जैसे ही राधा होश में आती है, पूजा उसे सारी बात बता देती है कि किस तरह उसने अपनी भाभी को नीचा दिखाने के लिए ये सब किया। वो दोनों अनीशा से माफी मांगने के लिए उसके घर जाते हैं। बाबे प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया। मैंने आपकी नकली फोटो बनवा कर अपलोड किए थे। भाभी प्लीज फॉरगिव मी। हाँ बहू, तू मुझे माफ कर दे, मैंने भी तेरा यकीन नहीं किया। हाँ माँ जी, पूजा दीदी, आप दोनों माफी मत मांगिए, मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। चलिए हम अब अपने घर चलते हैं। मेघना एक सक्सेसफुल यूएसए बेस्ड बिजनेस वुमेन थी।
उसे बस 2 ही चीजों से प्यार था, पहला अपना काम, दूसरी उसकी माँ पद्मावती। वह बिजनेस की दुनिया में अपना खूब नाम कमा रही थी और उसे अचानक अपने काम के सिलसिले में चेन्नई जाना पड़ता है। ऐसे ही एक दिन बिजनेस लंच के लिए जब वो एक होटल आती है कि तभी अचानक उसके पीछे देव नाम का लड़का तेज स्पीड में अपनी गाड़ी ला रहा होता है। वह मेघना की गाड़ी देख जोर से हैंड ब्रेक खींचता है और उसकी गाड़ी से जाकर टकरा जाता है। यह देखकर मेघना गुस्से में तिलमिला जाती है। यू मिस्टर, अंधे हो क्या? अरे नजर नहीं आता? गाड़ी देखकर नहीं चला सकते क्या? और अगर नहीं चलानी आती तो घर में खड़ी कर दो ना, रोड पे क्यों लेकर आ जाते हो? देव, जो कि एक एडवेंचर लविंग पर्सन था, वो मुस्कुराता हुआ मेघना की सारी बातें सुनता रहता है। हेलो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, ऐसे बुत बनकर क्यों खड़े हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? मैडम, बोलते हुए काफी क्यूट लगती हैं आप। ओह गॉड, तुम्हें पता भी है तुमने किया क्या है? इतना कहकर देव वहाँ से चला जाता है और उसे अपने किए का बहुत बुरा लगता है। अगले दिन वो मेघना को सॉरी बोलने उसके ऑफिस जाता है। ये सब किसने किया? जी, मैंने किया है। तुम यहाँ? और ये सब क्या है? लगता है तुम्हें ठीक से पता नहीं है कि मैं हूँ कौन। अरे नहीं जानता तो क्या हो गया जी, जान जाऊंगा। वैसे माय नेम इज देव। मैं तुम्हें यहाँ अपनी कल की गलती के लिए सॉरी कहने आया था। बोल दिया ना सॉरी, चलो निकलो अब यहाँ से, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। मेघना वहाँ से चली जाती है। वक्त बीतता जाता है। एक दिन वो एक प्रोडक्ट लॉन्च रखती है। यहाँ बाकी सभी लोगों के साथ में देव भी आया होता है। सभी लोग एक एक करके मेघना से सवाल करते हैं। वहीं देव के पास जब माइक आता है तो वो उससे पूछता है, वैसे मैम, हम सब आपसे और आपके काम से परिचित हैं, पर हम में से कोई भी आपकी असल जिंदगी से वाकिफ नहीं है। आपने इतनी कम उम्र में इतना बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा किया? इसके पीछे आपकी क्या इंस्पिरेशन रही? क्या आप हमें बता सकती हैं? ओफो, ये यहाँ भी आ गया। नो पर्सनल क्वेश्चन प्लीज। पर मैम, जो लोग आपको अपना इंस्पिरेशन मानते हैं उनके बारे में भी तो कुछ सोचिए, उनको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। मैं बस 9 साल की थी जब मेरे पापा मुझे और मेरी माँ को बहुत मारते थे। उन्हें पीने की बहुत बुरी आदत थी। वो जितना भी कमाते थे सब बस अपनी दारू और जुए में उड़ा देते थे। एक दिन वो चल बसे। कर्जदारों और दुनिया वालों ने ताने मार मार कर हमारा जीना मुश्किल कर दिया था, पर मैंने हार नहीं मानी और खुद को संभाला और अपनी माँ को भी संभाला। पढ़ाई करी, मेहनत करी और आज यहाँ तक पहुँच पाई। मेघना की सारी बातें सीधे देव के दिल में उतर जाती हैं और उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगता है तभी मेघना उसे रोक लेती है। तुम समझते क्या हो अपने आप को? अरे उस दिन मेरे ऑफिस में आ गए, आज यहाँ पर आ गए। कहीं तुम मुझे फॉलो तो नहीं कर रहे? देखो, एक बात ध्यान से सुन लो, आज के बाद अगर मेरे आसपास नजर आए ना तो सीधा जेल में डलवा दूंगी तुम्हें। तभी वहाँ मेघना की माँ पद्मावती आ जाती है। मेघना, ये क्या कर रही हो तुम? ये कौन सा तरीका होता है किसी से बात करने का? रहने दीजिए आंटी जी, गलती मेरी है। अगर मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर देना। देव वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसका पर्स वहीं गिर जाता है। मेघना उसे उठा लेती है और घर आ जाती है। तभी उसकी माँ उससे कहती है, मेघना बेटा, आजकल के टाइम पे अकेली जिंदगी काटना बहुत मुश्किल है। माँ, आप कहना क्या चाहती हैं? अरे बेटा, मुझे ना वो लड़का बहुत अच्छा लगा, बहुत संस्कारी लड़का है, लेकिन तूने उसके ऊपर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। मेघना कुछ सोचती है, फिर उसके पर्स में रखे आईडी कार्ड से उसका नंबर लेकर उसे कॉल करती है। हेलो देव? यस, स्पीकिंग। हु इज दिस? मैं मेघना बात कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने तुम्हें सॉरी कहने के लिए कॉल किया था।
आई एम सॉरी, मैंने बहुत रूड बिहेव किया तुम्हारे साथ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे कोई बात नहीं, वैसे मेरी इन हरकतों की वजह से बहुत लोग परेशान हो जाते हैं। थोड़ा सा। वो क्या है ना, आज से पहले किसी ने मेरे बारे में मुझसे कभी पूछा ही नहीं। जिसे देखो बस मेरे काम और कामयाबी के बारे में ही पूछता है। वो एक्चुअली मैं बाकी सब लोगों जैसा नहीं हूँ ना, इसलिए। मेघना और देव में अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। शादी के बाद सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। देव अपने पापा राम का कंस्ट्रक्शन का काम संभालता और मेघना अपने काम में बिजी रहती। यूं ही 3 साल बीत जाते हैं। दोनों अपने अपने लाइफ में इतना ज्यादा बिजी होते हैं कि एक दूसरे को टाइम ही नहीं दे पाते, और ना ही अभी तक उनका कोई बच्चा हुआ था। ऐसे ही एक दिन, अरे बहू, तू जरा अपने काम के साथ साथ अपनी निजी जिंदगी का भी ध्यान रख। अरे 3 साल हो गए तेरी शादी को, अभी तक एक बच्चा नहीं हुआ। माँ जी प्लीज, आप मुझे मत बताइए मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना बहुत अच्छे से जानती हूँ। हे भगवान, कलमुही की जुबान भी तीखी मिर्च की तरह चलती है। जब भी बोलती है आग लगा देती है। देखिए माँ जी, आप बड़ी हैं, मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती। आप मेरे और देव की निजी जिंदगी में दखल ना दे तो ज्यादा अच्छा होगा। ये बात बोलकर मेघना गुस्से में तनतनाती हुई वहाँ से चली जाती है। शाम को जब देव घर आता है तो शीतल उसके कान भर देती है। देव गुस्से में तिलमिला जाता है और सीधा मेघना के पास जाता है और उसे जोरदार तमाचा जड़ देता है और उसे जलील कर अपने घर से निकाल देता है। वक्त बीतता जाता है। मेघना के जाने के बाद देव की जिंदगी बर्बाद होना शुरू हो जाती है। वो दिन रात बस उसी के ख्यालों में डूबा रहता है। ऐसे ही एक दिन, देव बेटा, तुझे क्या हो गया? ना तो ढंग से खाता है, ना पीता है, ना कहीं आता जाता है। मुझसे तेरी ये हालत देखी नहीं जाती। माँ, मैंने मेघना के साथ बहुत गलत किया है माँ। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अरे मेरे बच्चे, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। माँ, मैं एवरेस्ट क्लाइंबिंग करना चाहता हूँ। आप प्लीज मुझे वहाँ जाने दो। हाँ बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे, बस अपना ख्याल रखना। देव घर से एवरेस्ट क्लाइंबिंग के लिए चला जाता है तो वहीं शीतल अपनी बहू से माफी मांगती है और उसे अपने साथ वापस घर ले आती है। जैसे ही वो लोग घर आते हैं तभी टीवी पर न्यूज आती है कि एवरेस्ट के फेज 4 में तूफान आने की वजह से कई लोग वहां पर फंस गए हैं। यह सुनते ही मेघना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो तुरंत हेलीकॉप्टर में रेस्क्यू टीम के साथ उसे ढूंढने निकल जाती है। देव उसे एवरेस्ट की चोटी पर बेहोश मिलता है। देव प्लीज उठो ना। देखो देखो, मैं तुम्हारी मेघना तुम्हारे पास आ गई हूँ। प्लीज देव, आंखें खोलो ना। मेघना तुम यहाँ? आई एम रियली सॉरी मेघना, मुझे माफ कर दो। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें समझ नहीं पाया मेघना। नहीं देव, तुम माफी मत मांगो। गलती मेरी भी तो थी ना, मैं भी तो तुम्हें नहीं समझ पाई। मेघना देव को सही सलामत वापस उसके घर ले आती है। थोड़े ही वक्त बाद मेघना प्रेग्नेंट हो जाती है और एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। अब वो घर के साथ साथ अपना काम भी संभालती थी और साथ ही देव के साथ अच्छे से वक्त भी बिताती थी। वहीं देव भी उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखता है और बिजनेस संभालने में भी उसकी मदद करता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये बिजनेस वुमेन बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जो अपने घर के साथ साथ में अपना काम भी संभालती है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।